महेंद्र जी ने काफी वक्त तक कुछ नहीं कहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या कुछ नहीं बचा? देवेंद्र जी ने सिर झुका लिया तो महेंद्र जी ने कांपते हाथों से छड़ी को पकड़ते हुए सिंघानिया पैलेस के हर हिस्से को ध्यान से देखने के बाद बोला, उसे फोन करो। उसे फोन करो से उनका मतलब एडी से था। अब उनके पास एडी के पैसे चुकाने के लिए सिंघानिया पैलेस के सिवा कुछ नहीं था। वो इस बात से खुश थे कि उनके पिताजी का बनवाया ये पैलेस अभी भी उनके पोते के पास रहने वाला था, और वो दुखी इस बात से थे कि अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। उधर अरसद डोर के व्यू मिरर से अनन्या को देख रहा था। डॉक्टर्स अनन्या की बॉडी पर कुछ मलहम जैसा लगा रहे थे ताकि उनके शरीर के ऊपर के छालों को ठीक किया जा सके। अरसद वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया। वो जितना अनन्या को उस हालत में देखता उसे उतनी ही तकलीफ होती, मगर उसे ना देखने से उसे बेचैनी होती। इसलिए वो हर आधे घंटे में उसे देखने उसके कमरे के बाहर आ जाता और कुछ 10 मिनट तक उसे देखने के बाद वापस चला जाता। वो जैसे ही हॉल में आया, रघुवीर उसे उसका फोन देते हुए बोला, बॉस, सिंघानिया पैलेस से फोन है। सिंघानिया पैलेस का नाम सुनते ही अरसद के फेस पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने फोन लिया तो दूसरी तरफ से महेंद्र जी की आवाज आई, मेरे पास तुम्हारे पैसे रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिंघानिया पैलेस दे रहा हूं। हम 2 दिन बाद यहां से चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं तुम इसे किसी तीसरे को नहीं बेचोगे। अरसद ने जवाब नहीं दिया। महेंद्र जी काफी समय तक उसके जवाब का इंतजार करते रहे। आखिर में उन्होंने थोड़ी हिम्मत के साथ पूछ लिया, अनन्या कैसी है? अरसद ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से में फोन नीचे पटक दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और रघुवीर से बोला, ध्यान रहे सिंघानिया परिवार को अरसद के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रघुवीर को अरसद के कहने का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसके अंदर अभी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। मित्तल निवास। घड़ी की सुइयां 3 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। शालिनी जी। उन्होंने जब से लियाना को उस हालत में देखा था, तब से उनका मन अशांत था। उन्होंने 100 से ज्यादा बार अपनी दोनों बेटियों को कॉल कर लिया था, लेकिन दोनों का ही फोन बंद था। उन्होंने अपने सारे सोर्सेज भी इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन उन्हें अभी तक लारा और लीना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। यहां तक कि लियाना भी शाम से गायब थी और अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उनके हाथ पैर जो पहले ही ठंडे पड़ चुके थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका भार सहन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में थक हार कर वो जैसे ही बैठे, वैसे ही जोर से किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया। शालिनी जी एकदम से डर गईं, फिर खुद को शांत करते हुए बोली, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। शालिनी जी को लगा ये उनका भ्रम था, लेकिन तभी एक बार फिर से किसी ने जोर से दरवाजे को पीटा। शालिनी जी को लगा ये कोई नौकर है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन है? और बदले में इस बार पिछले 2 बार से भी ज्यादा तक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। हालांकि इस बार शालिनी जी का डर उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगा था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लात मारकर दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा टूट करके उनसे कुछ इंच आगे गिरा और वो जोर से चिल्ला दी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आदमी कोई और नहीं, उनका बॉडीगार्ड था, जिसे उन्होंने कुछ आधे घंटे पहले लियाना को ढूंढने भेजा था। इसे मैं यहाँ लेकर आया। बॉडीगार्ड के पीछे से आई इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर शालिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुन्ना हाथों में गन लिए शालिनी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके एक्सप्रेशन सख्त थे, लेकिन वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। शालिनी जी गुस्से में शब्दों को चबाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? मुन्ना उनके सवाल पर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? तुम? शालिनी जी ने कुछ कहना चाहा, मगर मुन्ना के एक्सप्रेशन देखकर वो रुक गईं और गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मुन्ना कमरे के चारों तरफ देखते हुए बोला, रवि। जी बॉस। रवि मुन्ना का खास आदमी था, उसके सारे मैटर्स वही हैंडल करता था। मुन्ना ने पूछा, तुझे नहीं लगता यह कमरा काफी अच्छा है? रवि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये कमरा तो अच्छा है, लेकिन शरीफ लोगों के रहने के लायक नहीं है। यहाँ की एनर्जी ही नेगेटिव है। ये सुन शालिनी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुन्ना से बोली, मुन्ना ये सब क्या है? आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह हाँ, ओह सॉरी, मैंने आपको तो बताया नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मिसेस शीतल मित्तल, शायद आपको पता नहीं होगा,
आपकी छोटी बेटी मुझे मारने के लिए मेरे घर तक पहुंचाई थी, और ये आपके भेड़ बकरियों की टीम। मुन्ना ने साइड में खड़े शालिनी जी के बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी उसके पीछे मेरे घर तक पहुंच गए। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, अब ऐसे कैसे कोई मुन्ना के घर पर उसे मारने के लिए आ सकता है। फिर मैंने ये सोचकर खुद को शांत कर लिया कि भले ही हमें जन्म किसी और ने दिया हो, लेकिन हमारे अंदर खून तो एक ही है ना। अब जब खून एक ही है तो उबाल तो आएगा ही। लेकिन सोचने वाली बात है, मैंने सुबह उस पर दया करके उसे छोड़ दिया और रात में वो मुझे मारने आ गई। अब कोई मुन्ना को मारने आएगा तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं, बताइए। नहीं, आप ही बताइए, कैसे छोड़ सकता हूं? हाँ। मुन्ना की बातों से शालिनी जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। एक वक्त था जब वो उसे बहुत टॉर्चर करती थी। उस वक्त वो एक लाचार और मासूम बच्चा था, लेकिन अब वो एक शिकारी बन चुका था और वो बूढ़ी हो चली थी। उनके अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो कांपते होठों से बोली, क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? हाँ, क्या किया? मुन्ना डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी तीनों बेटियां जिंदा रहें तो क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मेरा हक चाहिए और कुछ नहीं। कल सुबह 10 बजे मित्तल कॉर्पोरेशन। याद रहे, लियाना अभी भी मेरे पास है और लीना, जल्द ही उसे भी मेरे आदमी ढूंढ लेंगे। और रही बात लारा की, तो उसकी मौत की तारीख उसी दिन तय कर दी गई थी जिस दिन उसने अनन्या को नुकसान पहुंचाने का फैसला लिया था। कहते हुए मुन्ना की आंखें लाल हो गईं। वो वहां से जाते हुए बोला, कल सुबह 10 बजे। शालिनी जी बस उसे वहां से जाता हुआ देखती रही। कोई नहीं जानता था वो क्या सोच रही है, लेकिन उसकी आंखों में डर को साफ देखा जा सकता था। सबके चले जाने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गई। वहां एक हिडन डोर था। वो उस दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर एक छोटा सा कमरा था। 2 लॉकर के अलावा वहां कुछ नहीं था। उन्होंने लॉकर खोला और उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। वो एक एक करके सभी पेपर्स को देखने लगी। आज से 15 साल पहले मिस्टर मित्तल ने 80% प्रॉपर्टी मुन्ना के नाम कर दी थी। आखिर मुन्ना उनका इकलौता बेटा था। लेकिन शालिनी जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुन्ना को मित्तल के दिल से निकाल दे, लेकिन उस वक्त तक मिस्टर मित्तल के सामने शालिनी जी का असली चेहरा उनके सामने आ चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुन्ना को उसका हक देंगे। वो उनका इकलौता बेटा है और वो उसे पब्लिकली अपना वारिस घोषित करके उसे उसका हक देंगे। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ होता, शालिनी जी को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मिस्टर मित्तल को जान से मारने का फैसला किया। मिस्टर मित्तल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन वो कोमा में जा चुके थे। इसलिए शालिनी जी ने उन्हें दोबारा मारने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब उन्हें वो सब लौटाना होगा जो उन्होंने मुन्ना से छीना था। पर क्या वो ऐसा करने वाली थी? क्या वो इतनी आसानी से मुन्ना के सामने घुटने टेक कर सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी? कभी नहीं। उन्होंने फोन निकाला और कुछ सोचने के बाद एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ अथर्व अपने प्राइवेट विला में था। उसने ये विला तब लिया था जब उसे अरसद के डेस्टिनी विला के बारे में पता चला था। व्हील चेयर पर बैठकर वो दीवार पर लगी फोटो को देख रहा था। वॉल पर बहुत सारी फोटोज थी, लेकिन उसकी नजर एक 14 साल की लड़की की फोटो पर थी। वो अनन्या थी। उसे देखते हुए अथर्व अपने पुराने समय में चला गया। स्कूलिंग के बाद वो विदेश पढ़ाई करने गया था। जब वो वापस आया तब उसने पैलेस में एक खूबसूरत चेहरे को देखा। वो स्कूल ड्रेस में थी और किचन में जा रही थी। उसके लंबे बालों की 2 चोटियां बनाई गई थी। शायद वो कुछ वक्त पहले ही घर आई थी। अथर्व भी उसके पीछे किचन में चला गया और उस वक्त उसने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। शेफ प्लेट में डिशेस डालते हुए उसके बारे में बता रहा था और वो मुस्कुराते हुए खाने की तरफ देख रही थी। शायद वो उस वक्त कुछ सोच रही थी। अथर्व खुद की मौजूदगी दर्शाते हुए शेफ से बोला, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है क्या? अथर्व की आवाज सुनकर सभी शेफ ने उसकी तरफ देखा और जल्दी जल्दी उसके लिए डिशेस रेडी करने लगे। लेकिन अनन्या ने उसकी तरफ नहीं देखा और अपनी प्लेट लेकर वहां से चली गई। अथर्व ने थोड़ी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा, क्योंकि अनन्या की प्लेट में जितना खाना था वो एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। वो सोचने लगा, क्या वो दुबली पतली लड़की उतना खाना अकेले खाने वाली थी? इस बारे में सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया। लेकिन उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वो सिंघानिया फैमिली से रिलेटेड सभी के बारे में जानता था, इसलिए उसे इतना तो पता था कि वो लड़की उसकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। उसने शेफ से पूछा, ये लड़की कौन है? सभी शेफ ने जाती हुई अनन्या को देखा और फिर एक ने कहा, उसे अरसद बाबा लेकर आए हैं, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है।
अरशद का नाम सुनकर अथर्व का चेहरा उतर गया। वो किचन से बाहर आया और उसे दरवाजे से अंदर आते हुए अरशद दिखा। वो थोड़ा जल्दी में लग रहा था। अथर्व ने उसे उसके कमरे में जाते देखा और खुद भी उसके पीछे चला गया। वो ये देखकर हैरान था कि उसका खड़ूस भाई, जिसने आज तक सीधे मुंह किसी से बात नहीं की थी, वो एक लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। यहां तक कि वो खुद भी उसी जूठी प्लेट से खा रहा था। और वो लड़की, वो उसका फोन चला रही थी और बीच बीच में उससे कुछ पूछ भी रही थी। ये सब देखकर अथर्व को कुछ याद आया और वो वहां से सीधे महेंद्र जी के पास चला गया। उसका शक सही था। वो वही सर्वेंट क्वार्टर वाली लड़की थी जिसे उसकी वजह से चोट लगी थी। अथर्व उस समय खुद को काफी गिल्टी महसूस कर रहा था। उसे तब और बुरा लगने लगा जब उसे पता चला कि उसके डैड की वजह से अनन्या की मॉम की जान चली गई। अपना गिल्ट कम करने के लिए वो अक्सर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता, लेकिन अनन्या उसकी हेल्प लेना तो दूर, उसकी तरफ सही से देखती भी नहीं थी। अथर्व को कभी इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे अनन्या को देखना अच्छा लगता था। उसका गिल्ट कब प्यार में बदल गया उसे खुद भी समझ नहीं आया, और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसे खुद के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था अनन्या उसकी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था उसके परिवार की वजह से उसकी जान पर बनाएगी। उसने अपने सभी आदमियों को अनन्या के बारे में पता करने के लिए भेज दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। उसने निराश होकर टाइम देखा। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। सर, क्या आप जाग रहे हैं? दरवाजे से एक धीमी आवाज आई। अंदर आ जाओ, अथर्व ने कहा। वो आदमी अंदर आया और सिर झुकाकर डर और रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर, एडी, मिस्टर एडी के आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर अथर्व के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। विशाल लिविंग रूम में आराम से सोफे पर बैठकर सेव खा रहा था। वहीं पूरे लिविंग रूम में अथर्व के आदमी जख्मी हालत में पड़े थे। उनकी चोट से खून निकल रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे। सभी को इस हालत में देखकर अथर्व को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने खुद को शांत रखा। अपने व्हील चेयर को पुश करते हुए वो आगे आया और फिर विशाल से बोला, मुझे अरशद से बात करनी है। विशाल ने आधे खाए एप्पल को टेबल पर रखते हुए सीधा बैठने के बाद कहा, लेकिन बॉस तुमसे बात नहीं करना चाहते। ये सच था। अरशद कभी किसी से बात करना नहीं चाहता था, खासकर सिंघानिया से। अथर्व ने कई सारे नंबर से अरशद को कॉल किया, लेकिन उसने एक भी कॉल पिकअप नहीं किया। अथर्व ने कहा, मुझे सिर्फ उसे एक बार देखना है कि अरशद को इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। उसने जब से अनन्या के बारे में सुना था तब से वो बस उसे एक बार देखना चाहता था। उसने कभी इससे आगे की नहीं सोची। विशाल ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और वहां से जाने से पहले अथर्व को वार्न करते हुए बोला, यह आखिरी बार था। अगर दोबारा कोई अनन्या को ढूंढते हुए आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विशाल के जाने के बाद अथर्व ने अपने आदमियों को देखा। किसी के पैर की हड्डी टूटी थी तो किसी के हाथ की, किसी की उंगलियां कट चुकी थी तो किसी की थाइज में चाकू मारा गया था। यह सब देख उसने सभी को हॉस्पिटल भेज दिया। अगले दिन मित्तल कॉरपोरेशन के सभी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए। एडी के वार्निंग लेटर के बाद से बिजनेस वर्ल्ड में काफी हलचल थी, इसलिए किसी ने भी लेट आने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सभी टाइम से पहले ही मीटिंग रूम में आ चुके थे। मित्तल कॉरपोरेशन की सीईओ लियाना थी, मगर उसकी चेयर पर मुन्ना को देखकर सभी हैरान थे। मुन्ना को सभी अरशद का चहीता मानते थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मुन्ना कोई और नहीं, मित्तल परिवार का नाजायज बेटा और इकलौता वारिस है। इस बारे में चेयरपर्सन शालिनी से सुनकर सभी हैरान थे। शालिनी ने कंपनी की बागडोर मुन्ना के हाथों में दे दी थी और बीच मीटिंग में ही वहां से चली गई थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो मुन्ना के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। सुबह के करीब 10 बजे एसके ग्लोबल के सबसे करीबी कैफे के कॉर्नर टेबल पर निया झुंझलाई सी बैठी किसी के आने का वेट कर रही थी। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद उसे एक लंबा चौड़ा आदमी खुद की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये शिवांश था, निशांत का कजिन ब्रदर। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने पैर से चेयर को पीछे किया और बेपरवाही से उस पर बैठते हुए चिल्लाया, वेटर! हेलो सर। वेटर ने उसे ग्रीट किया और मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। 1 ब्लैक कॉफी। शिवांश ने बिना मेन्यू को देखे ही कहा। वेटर को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शिवांश ने सिर्फ 1 कप कॉफी ऑर्डर किया था। निया को भी यह सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वेटर से बोला, 1 कोल्ड कॉफी।
वेटर के जाने के बाद शिवांश रूडली निया से बोला, बोलो क्यों बुलाया है? शिवांश ने आज से पहले निया से कभी ऐसे बात नहीं की थी। निया थोड़ी उदास होकर बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? शिवांश मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा दिया और फिर बोला, कैसी हेल्प? निया कुछ देर तक रुक कर बोली, मुझे निशांत चाहिए। हाँ? निशांत? यह सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए शिवांश कुछ नहीं बोला, फिर एकदम जोर से हंसने लगा। निया ने यह देख एम्बैरेस होकर सिर झुका लिया। शिवांश निया का मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे पहले लगा था तुम जैसी इतनी बड़ी फैमिली की बेटी किसी दूसरी कंपनी में काम बिना वजह करने तो नहीं आएगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारी नजर मेरे भाई पर थी। निया ने कहा, हाँ ये सच है कि मैंने एसके ग्लोबल सिर्फ निशांत की वजह से ज्वाइन किया है। क्या अब तुम मेरी उसे पाने में हेल्प करोगे? शिवांश कॉफी कप में स्पून घुमाते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी हेल्प करके मुझे क्या फायदा होगा? निया ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, बदले में मुझे निशांत चाहिए। शिवांश खतरनाक लुक के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे क्या दे सकती हो? निया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था, फिर भी वो बोली, मैं जानती हूं मेरी फैमिली की रेपुटेशन पहले की तरह नहीं रही, लेकिन मत भूलो मेरा भाई अरशद सिंघानिया है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज भले ही खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन इंपीरियल इंडस्ट्रीज कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये बात तुम मुझसे बेटर जानते हो। शिवांश ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कॉफी का एक सिप लेने के बाद कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा भाई अरशद सिंघानिया है, पर शायद तुम नहीं जानती कि एडी कौन है। तुमने कभी सोचा है आखिर क्या वजह है कि इंडिया का हर एक बिजनेसमैन उसके नाम से डरता है? उसने एक उंगली उठाई और तुम्हारी फैमिली फर्श पर आ गिरी। तुम्हें क्या लगता है अरशद उसके सामने क्या है? मैं मानता हूं अरशद सिंघानिया एक पावरफुल बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का बादशाह है, लेकिन इस वक्त वो कहां है? उसने सिंघानिया इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं बचाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद भी जानता है एडी के अगेंस्ट जाना मतलब खुद को पूरी तरह से खत्म कर लेना। निया को यह सुनकर बुरा लगा। उसके 3 भाई थे, लेकिन अभी कोई भी उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। उसने उदास होकर कहा, इसका मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तो फिर अब तक तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे? शिवांश हंस दिया और बोला, हाँ, तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो? हाँ? निया दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है अब मैं चलती हूं। उसने कॉफी के पैसे टेबल पर रखे और वहां से जाने लगी। वो घमंडी थी और रूड भी। उसके पास पावर थी, उसने कभी खुद को किसी के सामने झुकाया नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। उसके सभी अमीर दोस्तों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो सब उसके साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक महेंद्र सिंघानिया की पोती थी। शिवांश भी उसकी हेल्प सिर्फ इसलिए ही कर रहा था। शिवांश उसे पीछे से जाता घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो शुरू से चाहता था कि निया एसके ग्लोबल में आए ताकि वो उसके क्लोज आ सके, क्योंकि उसे वो पसंद थी। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के जरिए अपने सपनों को पूरा कर सकता था। इसलिए सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बर्बादी के बाद वो थोड़ा परेशान था और इसलिए उसने निया से रूडली बात की थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि निया उसकी जगह निशांत का नाम लेगी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, निया, तुमने मेरी जगह निशांत को चुनकर अच्छा नहीं किया। वहीं निया एसके ग्लोबल चली गई। उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सभी एम्प्लॉयज उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। वो सभी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को लेकर बातें कर रहे थे। निया उनकी बातें सुन सकती थी, हालांकि उसने सभी को इग्नोर किया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में वहां ईशान भी आ गया। उसने अपनी बगल वाली सीट को देखा जहां कोई और एम्प्लॉय था। ईशान को यह अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में बोला, तुम्हें यहां बैठने को किसने कहा? उस लड़के ने कुछ कहना चाहा, मगर ईशान फिर बोल पड़ा, यार मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं जिसकी वजह से यहां आया था वो तो यहां है ही नहीं, फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? खुद से ये सब बोलते हुए वो वहां से जाने लगा। वहीं उस लड़के ने चैन की सांस ली। रात में निया घर पहुंची तो उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिली। वो सभी अगले दिन सिंघानिया पैलेस छोड़कर जाने वाले थे। निया को अब यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों को जाना है तो जाइए, मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि एडी जैसा गैंगस्टर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो निया ने कहा, ठीक है मत बताइए, मैं खुद ही पता कर लूंगी। वक्त आने पर मैं अकेले एडी का भी सामना कर लूंगी, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहने के बाद निया ने सभी को देखा। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं कपूर हाउस में सभी साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन ईशान
वो गुस्से में मुंह फुला के हॉल में बैठा हुआ था। वो बीच बीच में सभी को घूर कर देख रहा था। वहीं सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देख ईशान चिढ़ गया और गुस्से में अपने कमरे में जाते हुए बोला, मुझे पहले से ही लगता था कि आप सब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब यकीन हो गया है। जरूर आप सब मुझे किसी अनाथ आश्रम से उठाकर लाए हैं, तभी किसी को मेरी परवाह नहीं है। ईशान, निशांत ने कुछ कहना चाहा कि ईशान ने उसे बीच में रोकते हुए बोला, बस भाई, आज नहीं, आज आप बीच में नहीं आएंगे। बस अब या तो मैं इस घर में रहूंगा या फिर डैड मुझे अनन्या के बारे में बताएंगे। अनन्या। देवराज जी ने यह नाम दोहराया जैसे उन्हें कुछ समझ में आ गया हो। वो अशोक जी से बोले, अशोक, ईशान किस अनन्या की बात कर रहा है? अशोक कपूर ने इस बारे में थोड़ा सोचा और बोले, आप सही सोच रहे हैं, वो उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। यह सुनकर एकदम से देवराज जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने कहा, ईशान उस नौकरानी की बेटी के बारे में क्यों पूछ रहा है? निशांत ने जैसे ही अपने दादाजी के मुंह से यह सुना, उसके हाथ थम से गए। अशोक कपूर ने देवराज की तरफ देखते हुए कहा, डैड, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? देवराज जी ने कहा, लेकिन। तो अशोक कपूर बोले, डैड प्लीज, बाद में। सबने वापस से डिनर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शिवांश, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एकदम से बोल पड़ा, अब बड़े पापा, क्या आप उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसे इंटरव्यू के दिन ईशान के साथ कंपनी में देखा गया है? उसने ये कहा ही था कि तभी अचानक से चम्मच गिरने की आवाज से माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबने एक साथ देवराज जी की तरफ देखा। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नाखुश होकर अशोक जी की तरफ देखते हुए कहा, तो वो लड़की एसके ग्लोबल में आई थी इंटरव्यू के दिन, क्या उसने इंटरव्यू दिया था? ये सुन अशोक जी ने कहा, डैड, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो देवराज जी बोले, अशोक, बात टालने की कोशिश मत करो, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। क्या वो लड़की एसके ग्लोबल में इंटरव्यू देने आई थी? अशोक जी ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। इस पर देवराज जी सीरियस हो गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या वो सेलेक्ट हुई? हाँ, वो सेलेक्ट हो गई थी, अशोक जी ने कहा। देवराज जी एकदम से खुशी से लगभग उछलते हुए बोले, हाँ, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। किसी को भी नहीं लगा था कि जो कुछ देर पहले गुस्से में लग रहे थे वो अचानक से ही इतना खुश हो जाएंगे। फिर देवराज जी घमंड से बोले, अरशद को फोन करो, अब मैं भी देखता हूं वो अपनी अकड़ लेकर कैसे घूमता है। कॉल करो उसे। उनकी खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई हारी हुई बाजी जीत ली हो। अशोक जी इस वक्त बिल्कुल भी अरशद को कॉल नहीं करना चाहते थे। कपूर फैमिली में इकलौते वही ऐसे इंसान थे जिसे अरशद के एडी होने के बारे में पता था। करंट सिचुएशन को देखते हुए वो हालात का अंदाजा लगा सकते थे। उन्होंने कहा, डैड, ये बात करने का सही वक्त नहीं है, अरशद इंडिया में नहीं है। ये सुन देवराज जी ने कहा, इंडिया में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एडी के डर से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया हो? सब लोग हैरानी से बस देवराज को देख रहे थे। उन्हें बहुत वक्त हो गया था देवराज जी को इतना खुश देखे, लेकिन वो खुश क्यों थे? कल तक तो वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने से बहुत दुखी थे, लेकिन अरशद की बात आते ही उनका रिएक्शन ही बदल गया। सब लोग हैरानी से बस देवराज को देख रहे थे। उन्हें बहुत वक्त हो गया था देवराज जी को इतना खुश देखे, लेकिन वो खुश क्यों थे? कल तक तो वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने से बहुत दुखी थे, लेकिन अरशद की बात आते ही उनका रिएक्शन ही बदल गया। निशांत सबसे ज्यादा हैरान था। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि अनन्या अरशद से जुड़ी है। इस बारे में सोचते हुए एकदम से निशांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो खुद से ही बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की जिसे मैंने सिंघानिया पैलेस में देखा था वो वही? निशांत शॉक था। वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन करना नहीं चाहता था। शिवांश, जो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, उसने पूछा, दादाजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि वो लड़की ईशान की दोस्त अरशद से जुड़ी हुई है? ईशान की दोस्त? वो ईशान की दोस्त कब बनी? देवराज जी फिर गुस्से से बोले। तो शिवांश बोला, लेकिन दादाजी, यही सच है, वो ईशान की दोस्त है। ईशान ने कंपनी भी उसी के लिए ज्वाइन किया था। ये सुन देवराज जी चौंक गए और बोले, क्या कहा? ईशान कंपनी उसके लिए जा रहा था? इस पर शिवांश ने सिर हिला दिया। देवराज जी गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, लेकिन वो उस लड़की को कैसे जानता है? शिवांश ने कहा, वो दादाजी, वो। तो अशोक जी बोल पड़े, शिवांश बस, अब और नहीं। अशोक जी ने शिवांश को बीच में ही रोक दिया और देवराज जी की तरफ देखते हुए बोले, डैड, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। देवराज जी ताना मारते हुए बोले, कोई बात नहीं होगी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे तुम ही हो? ओह तो अब समझ में आया, इन सब के पीछे तुम थे। तुमने जानबूझकर मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलने दिया। अशोक जी ने गहरी सांस ली और उठकर वहां से जाने लगे। तभी देवराज जी पीछे से बोले, अशोक तुमने सही नहीं किया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अरशद को ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस पर अशोक जी ने जवाब नहीं दिया। निशांत ने पहले जाते हुए अशोक जी को देखा और फिर देवराज जी को। आखिर में उससे रहा नहीं गया। वो बोला, दादाजी आखिर बात क्या है? वो लड़की कौन है और आप उसके बारे में सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और अरशद, कल तक तो आप उसके नाम से इतना चिढ़ते थे, लेकिन आज आप उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। देवराज जी निशांत के सवाल का जवाब देते हुए बोले, बेटा कल तक मैं बस उसकी कमजोरी के बारे में जानता था, पर मैं उस तक कभी पहुंच नहीं सका, लेकिन अब वो कमजोरी खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आई है। निशांत ने पूछा, कमजोरी? क्या आप अरशद की कमजोरी की बात कर रहे हैं? देवराज जी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोले, हाँ मैं उसी की कमजोरी की बात कर रहा हूं। वो लड़की, वो है अरशद की कमजोरी, जिसे उसने इतने सालों तक सबसे छिपा कर रखा था। ये सब सुनकर निशांत मन ही मन सोचने लगा, क्या वो लड़की सच में अरशद की कमजोरी है? लेकिन वो उसकी क्या लगती है? नौकरानी की बेटी। हाँ, दादाजी ने कुछ देर पहले यही कहा था। जहां निशांत ये सब सोच रहा था, वहीं शिवांश के मन में अलग ही बात चल रही थी। शिवांश ने छिपी हुई मुस्कान के साथ सोचा, अनन्या, हाँ तो अरशद की कोई वीकनेस भी है, वो भी एक लड़की, नॉट बैड। वहीं देवराज जी भी मन ही मन खुश होते हुए बोले, अरशद सिंघानिया, तुमने कभी किसी का सम्मान नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। इसके लिए भले ही मुझे किसी लड़की का सहारा क्यों न लेना पड़े। इस वक्त सभी अपने मन के ख्यालों में उलझे थे। तभी अशोक जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी हॉल में आ गए। ईशान स्टॉप, स्टॉप ईशान, ईशान। ईशान बोला, डैड अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊं तो आपको मुझे बताना ही होगा कि वो कौन है। उसने कंधे पर बैग टांगा था। ऐसा लग रहा था कि उसने सच में घर छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया है। तभी देवराज जी वहां आते हुए बोले, तुझे उस लड़की के बारे में जानना है ना? ईशान पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम से खुश होते हुए बोला, दादाजी क्या आप अनन्या के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे से, देवराज जी ने जवाब दिया। ईशान की स्माइल और बड़ी हो गई। वो देवराज के पास आते हुए बोला, तो बताइए ना वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके परिवार में कौन कौन है? देवराज जी सोफे पर बैठते हुए बोले, मैं तुझे उसके बारे में सब बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? ईशान ने सीरियस होकर पूछा। तो देवराज जी ने कहा, हाँ प्रॉमिस। तुझे प्रॉमिस करना होगा सब कुछ जानने के बाद तू अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला जाएगा और तब तक नहीं आएगा जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। ये सुनकर ईशान ने आंखें सिकोड़ ली। वो बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, अनन्या की इंफॉर्मेशन के बदले बाहर स्टडीज के लिए जाना, और दूसरा, इंडिया रहकर हर रोज अनन्या के बारे में पता लगाना। काफी देर तक सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। उसने कहा, ठीक है दादाजी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, मुझे उसके बारे में बताइए। देवराज जी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान इसके लिए मान जाएगा। उनकी पूरी फैमिली पिछले 2 साल से उसे बाहर पढ़ाई के लिए भेज रही थी, लेकिन वो बार बार वहां से भाग आता। आखिर में कपूर फैमिली ने उसे फोर्स करना बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी चाहते थे कि ईशान अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे। ईशान अनन्या की वजह से उनकी बात मान रहा था। इस बात से देवराज जी नाखुश तो थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए ईशान को अनन्या के बारे में बताना शुरू किया। वो लड़की सिंघानिया पैलेस में काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी है। कुछ साल पहले उसकी मां की मौत के बाद सिंघानिया परिवार ने उस पर दया करके उसे पैलेस में रहने दिया, लेकिन उस लड़की ने अरशद को अपने झांसे में ले लिया। अरशद उसके लिए अपनी फैमिली भी छोड़ने को तैयार हो गया। एक वक्त पर उसने मेरी भी बहुत इंसल्ट की थी, सिर्फ उस लड़की की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूं तू उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उस जैसी लड़कियां चंद पैसों के लिए किसी का भी घर बर्बाद कर सकती हैं। ईशान ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन उसे अपने दादाजी की बहुत सी बातें पसंद नहीं आई। वो आंखें छोटी करके देवराज जी को घूरते हुए बोला, दादाजी अगर अरशद सिंघानिया ने आपकी इंसल्ट की तो आप इसका ब्लेम अनन्या पर कैसे डाल सकते हैं? और रही बात अनन्या की, तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानता हूं। देवराज जी ने दांत पीसे। ईशान आगे बोला, आप चिंता मत करिए, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। आज से पहले मेरे पास सब कुछ था, इसलिए मैंने कभी स्टडीज को सीरियस नहीं लिया।
लेकिन अब जब मैं जानता हूं अनन्या अरशद से रिलेटेड है, मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं, एक ऐसा इंसान बनने जो अरशद के सामने खड़ा हो सके। सब आंखें फाड़कर ईशान को देख रहे थे। हर वक्त मजाक करने वाला ईशान कभी इतना भी सीरियस हो सकता था, किसी ने नहीं सोचा था। निशांत पहले ही अपने रूम में आ चुका था। उसने आंखें बंद करके विंडो वाली लड़की के बारे में सोचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस लड़की की धुंधली छवि अब उसे अनन्या के रूप में दिखाई दी। उसने एकदम से आंखें खोली और बेचैन होकर कमरे के चक्कर लगाने लगा। भाई। तभी ईशान की आवाज सुनकर निशांत ने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए बोला, ओ छोटे, आजा अंदर आजा। ईशान अंदर आ गया। निशांत उसे गले लगाते हुए बोला, हाँ तो फाइनली तेरी जाने की तैयारी हो गई। मन लगाकर पढ़ाई करना, तेरे बड़े भाई को तेरी जरूरत है। यह कहते हुए निशांत काफी इमोशनल हो गया। ईशान निशांत से अलग होते हुए बोला, भाई वो विंडो वाली लड़की वो अनन्या थी ना? यह सुन निशांत खामोश हो गया। ईशान ने सीरियस होकर पूछा, आप उसे चाहते हो ना? हा? निशांत ने स्माइल किया और ईशान के सिर पर एक टपली मारते हुए बोला, पागल, मैं उसे क्यों चाहूंगा बे? मैंने तो उसे सही से देखा भी नहीं है। ईशान ने कहा, सही कहा आपने उसे कभी सही से देखा नहीं, लेकिन आप उसे हर रात याद तो करते हो। आपको पता, मैंने अक्सर किताबों और मूवीज में सच्चे प्यार के बारे में पढ़ा और देखा है, लेकिन मुझे कभी इन सब पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन आपको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सच्चा प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। ईशान को इतना सेंटी होता देख निशांत मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, बस इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब अपनी प्यार मोहब्बत की बातें बंद कर और जाने की तैयारी कर। मैं तुझसे मिलने आता हूं, चल जा। भाई। कहते हुए ईशान निशांत के गले लग गया। रीता जी दरवाजे के बाहर से दोनों को देख रही थी। अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर वो भी इमोशनल हो गई। निशांत बचपन में ही इंडिया से बाहर चला गया था, इसलिए उन्हें दोनों भाइयों को इस तरह देखने का मौका बहुत कम मिला था। अगले दिन ईशान स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया। मुन्ना ने लियाना को छोड़ दिया। शालिनी जी लियाना के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी, लेकिन उनकी नफरत खत्म नहीं हुई थी। मुन्ना के आदमी उन पर पल पल नजर रखे हुए थे। जब भी शालिनी जी कोई गलती करती, मुन्ना के आदमी लियाना के साथ गलत करते। दर्द की तड़प से लियाना हर दिन के साथ पागल होती जा रही थी। उसकी जगह कोई और होता तो ऐसी हालत में खुद को खत्म कर देता, मगर लियाना कमजोर नहीं थी। एक उम्मीद थी उसके मन में कि उसकी बहन उसे बचाने आएगी और वो तीनों बहनें एक दिन दुनिया पर राज करेंगी। वहीं उसकी उम्मीद के उलट लीना और ध्रुव का कहीं कुछ पता नहीं था। मुन्ना ने अमेरिका जाकर लारा को वही ड्रग्स दे दिया था जो उसने अनन्या को दिया था। धीरज हर रोज अपनी जिंदगी के लिए मौत को टक्कर दे रहा था। राधिका वापस से अपनी लाइफ सुकून से जीने लगी थी। उसे जब भी टाइम मिलता वो डैनियल के बारे में पता करने की कोशिश करती। उसे डर था कि अगर धीरज बच गया तो उसे वापस अपने साथ ले जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी। उसे जल्द से जल्द धीरज से डिवोर्स लेना होगा और इसके लिए उसे डैनियल की जरूरत थी। इन सब के बीच अचानक से अरशद के गायब हो जाने के बाद इंडिया में उसके बारे में तरह तरह की बातें होती थी। किसी को नहीं पता था अरशद कहां है, वो मर गया है या जिंदा है। महीनों तक सिंघानिया परिवार रिपोर्टर से घिरा रहा। सिंघानिया की बर्बादी से ज्यादा सवाल अरशद की गुमशुदगी के बारे में होते थे, मगर सिंघानिया परिवार ने कभी अरशद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। धीरे धीरे सिंघानिया परिवार के साथ अरशद का रुतबा भी खत्म हो चला था, तो वहीं एडी के प्रति लोगों का डर अब और बढ़ चुका था। पहले अरशद को एडी के सबसे खास माधव और विशाल के साथ देखे जाने पर सबने मान लिया था अरशद एडी का करीबी था, मगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बर्बादी और अरशद की गुमशुदगी ने उनकी इस बात को झूठा करार दिया था। इंपीरियल इंडस्ट्रीज आज भी अपने मुकाम पर ठाठ से खड़ी थी और वक्त के साथ कामयाबी की ऊंचाई को छूती जा रही थी। कामयाबी के साथ साथ वो एक और चर्चे का बहुत बड़ा विषय बन चुकी थी। आखिर कौन था इंपीरियल इंडस्ट्रीज का ओनर? ये सवाल जब भी उठता सामने अरशद का चेहरा ले आता। बात साफ थी, वक्त के साथ भले ही लोग सिंघानिया इंडस्ट्रीज को भूल गए थे, मगर अरशद को भूल पाना आसान नहीं था। सिंघानिया फैमिली एडी के एहसान तले सिंघानिया पैलेस में रह रही थी, लेकिन अब वहां कोई सर्वेंट नहीं था। उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। स्टॉक की वैल्यू दिन पर दिन और कम होती जा रही थी और उसी के साथ उनकी उम्मीद भी खत्म हो चली थी। अथर्व की चोट भी धीरे धीरे भरने लगी थी। प्रत्युष ने अपनी फैमिली के खर्च उठाने के लिए देवेंद्र और रघुवेंद्र जी के साथ मिलकर एक छोटा सा कैफे का बिजनेस स्टार्ट किया। निया ने डिसाइड कर लिया था वो इंटर्नशिप के बाद एसके ग्लोबल में ही काम करेगी। साथ ही वो निशांत को इंप्रेस करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन हर बार शिवांश उसके रास्ते में आ जाता।
पायल का इंटरेस्ट शुरू से म्यूजिक में था, लेकिन अब वो म्यूजिक में अपना करियर ना बनाकर एक कंपनी में जॉब करने लगी थी। मिस्टर सिन्हा को एक बार फिर खुदाई के लिए पूरा वक्त दिया गया था। इन सब के बीच अनन्या की कंडीशन इंप्रूव होने लगी। उसकी सुधरती हालत को देखते हुए अरसद ने उसके गले का इलाज भी साथ में स्टार्ट करवा दिया। वहीं अरसद ने डिसाइड कर लिया था वो तब तक अनन्या के साथ रहेगा जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। वो अनन्या को लेकर अपनी उस दुनिया में लौट आया जहां से उसकी एडी बनने की शुरुआत हुई थी। वक्त और इलाज के साथ अनन्या की कंडीशन में बदलाव आना शुरू हो गए थे। अरसद उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। बाहर की दुनिया से तो जैसे उसका नाता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो क्या यह अरसद का अंत था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।